हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बात के साथ आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारे ही एक सब्सक्राइबर के डिमांड से आया है, जो है अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। सो पहली बात कि मैं सोच ही रहा था कि रेप्लिकेशन का एक प्लेलिस्ट क्यों ना बनाया जाए। सो मैं इस वीडियो को भी मैं वैसे ही बनाऊंगा एंड उसके बाद जब मैं रेप्लिकेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपको वो वीडियो इसमें भी मिलेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डी लूप रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। उसके पहले चलिए बात कर लेते हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल थोड़ी सी ब्रीफ में। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन का हम ऐसे लिखते हैं mtDNA। ओके, सो अगर मैं हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो उसमें करीब करीब 2 से लेकर 10 कॉपी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है। ओके, एंड इन ईच सेल देयर विल बी 1000 to 10,000 copies of DNA, that is our mitochondrial DNA. Okay, and obviously it is a extra chromosomal DNA, right, and it is circular double stranded. Clear? So और एक बात मैं आशा रखूँगा कि आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है कि ये बहुत पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था, मोर स्पेसिफिकली सेइंग एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको एक प्रिमिटिव यूकैरियोट ने एनगल्फ किया था एंड तब से लेकर आज तक ये एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हमारे सेल के अंदर ही रह रहा है। ओके, एंड ये वाला जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके, तो फिलहाल एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसके साथ हमारा नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए का बहुत सारा डिफरेंस भी देखा जाता है। ओके, तो अलग बात है। सो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है अबाउट इट्स रेप्लिकेशन। ओके, सो इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जाता है? इसको डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्यूरिंग दैट रेप्लिकेशन पेरेंटल स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, हम लोग बात करेंगे एंड यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग डी लूप बोलते हैं एंड उस लूप के नाम अनुसार इसका रेप्लिकेशन का नाम हुआ है डी लूप रेप्लिकेशन। सो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, मैंने बोला है। सो इसका अंदर वाला जो स्ट्रैंड है उसको बोला जाता है एच स्ट्रैंड। एच स्ट्रैंड आया है फ्रॉम द फैक्ट दैट ए वाला स्ट्रैंड हेवी होता है क्योंकि इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये मोस्ट ऑफ द केसेस प्यूरिन होता है। इसका मतलब ए वाला स्ट्रैंड प्यूरिन रिच है। ओके, मतलब ए वाला स्ट्रैंड का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है एडेनिन एंड गुआनिन। ऑन द अदर हैंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एल स्ट्रैंड। एल स्ट्रैंड मीन्स लाइट स्ट्रैंड। ओके, एंड लाइट स्ट्रैंड मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पाइरिमिडिन से बना हुआ है। इसका मतलब थाइमिन साइटोसिन से। यूरासिल तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग डीएनए का बात कर रहे हैं। ओके, सो ये वाला थिंग आपको याद रखनी होगी, अंदर वाला एच स्ट्रैंड एंड बाहर वाला एल स्ट्रैंड। ओके, एंड दोनों स्ट्रैंड के लिए एक एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। ओके, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपने मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला प्लेलिस्ट देखा है थोड़ी बहुत, तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑटोनोमस डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, राइट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरत है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इसके हर एक स्ट्रैंड के लिए एक एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है, राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। सो पहला जो एंजाइम पहले आएगा फॉर दैट रेप्लिकेशन, उसमें पहला चीज़ है कि अगर हम लोग नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचने की कोशिश करें तो रेप्लिकेशन के लिए पहला चीज़ क्या है, ये दो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनको खोलना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अनवाइंडिंग, राइट। सो नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में कौन ये चीज़ करता था?
डीएनए हेलिकेस करता था। सो यहाँ पर भी डीएनए हेलिकेस ही करेगा, पर यहाँ पर डीएनए हेलिकेस का एक प्यारा सा नाम है जिसका नाम है ट्विंकल डीएनए हेलिकेस। ओके, so twinkle DNA helicase will going to unwind that double stranded DNA. Okay, now डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अनवाइंड करने के बाद उसका फिर से रिकॉइलिंग ना हो जाए, इसके लिए क्या आता था नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आता था, राइट। सो यहाँ पर भी आएगा माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, पर इसका और एक एडिशनल काम है जो है कि ए वाला प्रोटीन उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होते नहीं देता, एंड एज ए रिजल्ट दे रैंडम आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। ओके, सो नाउ डीएनए हेलिकेज थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड करेगा ऐसे, ओके, एंड उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर बाइंड होने नहीं देगा, एंड एज ए रिजल्ट रैंडम आरएनए सिंथेसिस विल बी प्रिवेंटेड। नाउ अगर हम नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उसके बाद जिसका आना सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक प्राइमर, क्योंकि व्हाट डीएनए पॉलीमरेज अपना काम खुद शुरू नहीं कर सकता, उसको शुरू करने के लिए 3 प्राइम OH ग्रुप की ज़रूरत है। सो वो देगा हमारा प्राइमर। सो प्राइमर के लिए फिर से आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत है। सो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक सिंगल सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम है पॉल RMT। पॉल मीन्स पॉलीमरेज, आर मीन्स आरएनए, एंड माइटोकॉन्ड्रियल है इसलिए MT। ओके, सो सिंगल सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर एक प्राइमर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा पॉलीमरेज। सो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन के लिए जो पॉलीमरेज काम करता है उसका नाम है पॉल गामा। ओके, इसका 2 सब यूनिट होता है, एक होता है A सब यूनिट एंड 2 होता है B सब यूनिट। ओके, सो पॉल गामा का 3 एक्टिविटी है, वन इज पॉलीमरेज एक्टिविटी, अनदर वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अनदर वन इज लाइएस एक्टिविटी। ओके, सो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वाला जो एक्टिविटी है ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, एंड ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काम करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। आफ्टर रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए म्यूटेशन रेट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। ओके, क्लियर। सो ये सब आगे, एंड एज ए रिजल्ट और एक बात कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन के इनिशियल फेज पे पहला जिस स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा उसका नाम है H स्ट्रैंड। ओके, इसका मतलब अंदर वाला स्ट्रैंड। ओके, L स्ट्रैंड का सिंथेसिस इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो H स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द H स्ट्रैंड, एंड यहाँ से न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, न्यू H स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा बाय डिस्प्लेसिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेरेंटल स्ट्रैंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड इसके लिए ये वाला रेप्लिकेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन। ओके, और एक करीब करीब इंग्लिश लेटर D की तरह दिखता है, इसके लिए ये वाला लूप का नाम है डी लूप रेप्लिकेशन। इसको हम लोग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में भी देखेंगे, डी लूप नाम का एक चीज़ आएगा। ओके, सो ऐसे इनिशियल फेज ऑफ रेप्लिकेशन चलता है। ओके, सो पहले डीएनए हेलिकेज आया जिसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड किया, माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आया जो आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पर बैठ के रैंडम आरएनए पॉलीमराइजेशन नहीं करने देगा, इसका मतलब आरएनए सिंथेसिस नहीं करने देगा। उसके बाद आएगा प्राइमर पॉल RMT, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज जो प्राइमर को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आएगा पॉल गामा जो H स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन शुरू करेगा। ओके, एंड जैसे जैसे रेप्लिकेशन बढ़ता जाएगा ये वाला डी लूप एक्सपेंड होते जाएगा। ओके, एंड ऐसे करके एक समय आएगा जब OH में बैठकर जो डीएनए पॉलीमरेज गामा रेप्लिकेशन कर रहा था वो OL को फेस करेगा। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि हमने नॉर्मल रेप्लिकेशन में देखा है कि 3 प्राइम में प्राइमर आएगा, अब उसके पास से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा, राइट। सो मैं अगर इस चीज़ को 3 प्राइम इस चीज़ को 5 प्राइम मानूँ, सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंड पॉइंट ये वाला 5 प्राइम होगा, राइट।
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब OL इस डायरेक्शन पे सिंथेसिस नहीं करेगा, ओके। इंस्टेड OL कहाँ पर सिंथेसिस करेगा, OL करेगा यहाँ पर, ओके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर हमने इस डायरेक्शन को माना तभी ए वाला 3 प्राइम हो रहा है, ए वाला 5 प्राइम हो रहा है, ओके। सो OH यहाँ पर जाएगा, OL यहाँ पर जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब OH यहाँ से लेकर यहाँ से सिंथेसिस करेगा एंड OL यहाँ पर जाएगा, ओके। एंड उसके साथ साथ हमारा जो डी लूप है वो भी एक्सपेंड होता जाएगा, ओके। ऐसे काम चलता रहेगा जब तक कि ना दो स्ट्रैंडी पूरा का पूरा सर्कल कवर ना कर दे, ओके। जब दो स्ट्रैंडी पूरा सर्कल कवर कर लेगा तब एक पॉइंट आएगा जिसका नाम है टर्मिनेशन एसोसिएटेड सीक्वेंस, ओके, जो एक इंडिकेशन है कि अब तुम रुक जाओ, ओके। सो टर्मिनेशन एसोसिएटेड सीक्वेंस विल टर्मिनेट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड उसके बाद जो जो एंजाइम यहाँ पर काम कर रहे थे सब खुल जाएंगे एक्सेप्ट द आरएनए प्राइमर, ओके। सो अब तो कुछ हमें चाहिए जो हमारे लिए आरएनए प्राइमर को हटा देगा, ओके। सो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम यहाँ पर करेगा आरएनए ACH1, ओके। ये चीज़ हमारे लिए आरएनए ACH1 ये चीज़ हमारे लिए प्राइमर को हटा देगा, ओके। उसके बाद प्राइमर को ये सिर्फ हटाएगा ही नहीं, जो प्लेस रह जाएगा उस प्लेस का भी पॉलीमराइजेशन कर देगा, ओके। उसके बाद जो निक रह जाएगा उसको सील करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज, ओके। तो एक बार मैं फिर से अगर बता दूँ तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक H स्ट्रैंड रहता है जो है अंदर वाला स्ट्रैंड एंड बाहर में जो स्ट्रैंड है वो है L स्ट्रैंड, ओके। नाउ L स्ट्रैंड में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो है ए वाला एंड H स्ट्रैंड में जो है वो है ए वाला, ओके। नाउ H स्ट्रैंड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इनिशियली रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए डीएनए हेलिकेज पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोलेगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा जो आरएनए पॉलीमरेज को रैंडमली आरएनए सिंथेसिस नहीं करने देगा। उसके बाद प्राइमर आएगा एंड उसके बाद आएगा पॉल गामा जो सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, ओके। ये सिंथेसिस जब चल रहा है तब एक पॉइंट आएगा जब डीएनए पॉलीमरेज का मुलाकात होगा L स्ट्रैंड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, ओके। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट L स्ट्रैंड का भी सिंथेसिस होगा, पर याद रखेंगे कि H स्ट्रैंड का सिंथेसिस इस डायरेक्शन होगा एंड L स्ट्रैंड का इस डायरेक्शन, ओके। ऐसे करके दोनों स्ट्रैंड ही पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसका नाम है टर्मिनेशन एसोसिएटेड सीक्वेंस, ओके, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप कर जाएगा, ओके। सो उसके बाद हर एक एंजाइम रिमूव हो जाएगा एंड प्राइमर को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो होगा आरएनए ACH1, ओके। आरएनए ACH1 प्राइमर को हटा ही देगा एंड जो जगह एम्प्टी रहेगा उसका भी पॉलीमराइजेशन कर देगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ओके। उसके बाद जो निक रह जाएगा उसका फिल करने का काम पड़ेगा डीएनए लाइगेज, ओके। ऐसे करके टोटल 4 स्ट्रैंड तैयार होगा अगर आपने नोटिस किया है तो, क्योंकि 2 पेरेंटल स्ट्रैंड भी रहेंगे एंड 2 न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड भी रहेंगे, ओके। सो नाउ ये 4 स्ट्रैंड आपस में सुपर कॉइल भी कर सकते हैं, जिसको एक प्रोसेस है नाम है हेमिकैटिनेशन, ओके। एंड इस हेमिकैटिनेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उसको बोला जाता है हेमिकैटिनिन, ओके। सो ये चीज़ हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो डीएनए उसने तैयार किया है उसको अपने डॉटर सेल पे ट्रांसफ़र करना होगा, ओके। पर अगर डॉटर जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके बैठा रहे तो ये चीज़ तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि एज ए रिजल्ट हम लोग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन के टाइम पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। सो इस चीज़ ना हो इसके लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज 3 अल्फा,
Okay, topoisomerase 3 alpha will ensure that there will be no supercoiling between parental DNA and newly synthesized DNA. Okay, and उसके बाद डॉटर सेल में डीएनए का ट्रांसमिशन हो जाएगा. ओके, ऐसे करके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डिस्प्लेसमेंट और डीलूप रेप्लिकेशन चलता है. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास.